आपके नीट 2025 एग्जाम में सिर्फ 5 महीने का टाइम बचा हुआ, लेकिन ये सिर्फ 5 महीने नहीं है, ये वो सफिशिएंट टाइम है जिसमें आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आपको इस एग्जाम के लिए करना जरूरी है। इनफैक्ट इस वीडियो के एंड तक आपको वो सभी जरूरी चीजें पता होंगी जो आपको अपने इन 5 महीनों में करने की जरूरत है, ताकि आप अपने नीट 2025 एग्जाम को अच्छा कर सको। और अच्छे से मेरा मतलब है एक्सेप्शनल। नीट 2025 Can I crack NEET in 5 months? तुम्हारे पास क्या काम है? तुम भूल चुके तुम्हारा एम क्या था एंड अब तुम ऐसे लूप में फंस गए जिससे निकलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। सबसे पहले तो कुछ चीजें साइड कर लेते हैं। ये एग्जाम के लिए क्यों प्रिपेयर करना है, मोटिवेशन कहाँ से लाए, डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहें, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें अब इस साल के लिए तो रेलेवेंट नहीं है, ना ही आपके पास और ना ही इस साल के और किसी एस्पिरेंट के पास इस चीज का टाइम बचा हुआ है कि वो ये चीजों के बारे में थोड़ी देर के लिए भी सोचे। एग्जाम क्रैक करना है तो अगले 5 महीने में आपको मेहनत करके दिन रात एक करके अपने लिए 100% एफर्ट्स लगाने। हॉबीज, रेस्ट और स्टडी बैलेंस जैसी चीजें आपको इस एग्जाम के बाद करनी होगी तो कर लेना। अभी इस एग्जाम के लिए आप फिजिकली और मेंटली जितने एफर्ट्स लगाने के केपेबल हो उतना आपको लगाना ही पड़ेगा। अगला ये सुनो, एग्जाम में ये वाला चेंज आ गया, ये ऑनलाइन एग्जाम है, वो ऑफलाइन एग्जाम है, ये नया सिलेबस है, वो पुराना पैटर्न है, वगैरह वगैरह। इन सब चीजों में अपना टाइम बर्बाद करना बंद करो, क्योंकि इन सब चीजों को डिटेल में जान के आपका कोई भी फायदा होने नहीं वाला। जैसे इस साल सभी स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे वैसे ही आपको भी देना पड़ेगा। अब अगर आप एक्चुअल प्रिपरेशन की बात करें तो अभी आप अपनी पढ़ाई किसी ना किसी सोर्स से कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, क्रैश कोर्स है। अगर वो अच्छा पढ़ा रहे हैं और आपको ठीक से समझ आ रहा है और नीट के लिए रेलेवेंट है तो वेल एंड गुड। आपको कोई भी सोर्स चेंज करने की इस टाइम पर तो जरूरत नहीं है। सिलेबस आपको ऑब्वियसली लेटेस्ट, अपडेटेड और रिड्यूस्ड वाला वर्जन करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता पुराने सिलेबस को पढ़ने की कोई भी जरूरत है या उसमें से कुछ भी आएगा। अब ऑब्वियसली अभी इस टाइम पे आपकी प्रिपरेशन में हर किसी का सिलेबस अलग अलग लेवल पे कंप्लीट होगा, तो आपको उसी हिसाब से अलग अलग स्पीड पे सिलेबस को कवर करने की जरूरत है। लेकिन एक गलती ये बिल्कुल भी नहीं करनी है कि अगर आपका बहुत सारा सिलेबस पेंडिंग है तो आप ये सोचो कि कुछ भी हो जाए, मोटिवेशन के साथ में नया साल आने से पहले इस दिसंबर के महीने में सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, फिर जनवरी में पहला रिवीजन, फेब में दूसरा रिवीजन, मार्च में बैठ के रेस्ट कर लेंगे और अप्रैल में फाइनल रिवीजन और फिर नीट में टॉप करूंगा। नहीं, ऐसे नहीं करना है। सिलेबस कंप्लीट करने की जल्दी क्या है? अगर आपका मेजॉरिटी सिलेबस कंप्लीट भी है फिर भी आपको प्रॉपर टाइम लेके अपने सिलेबस को डिटेल में और सफिशिएंट तरीके से कवर करना है। आपको नीट से 1 महीने पहले से ज्यादा जल्दी सिलेबस कवर करने की जरूरत मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। और अब अगर आपका सिलेबस कुछ ज्यादा ही पेंडिंग तो आप नीट से 10 दिन या सिर्फ 15 दिन पहले भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने नीट से कितने दिन पहले सिलेबस कंप्लीट किया है, ये चीज भी आराम से की जा सकती है, क्योंकि वो जो सिलेबस आपने कंप्लीट किया है वो आपने कितना अच्छे से कवर किया है वो डिसाइड करेगा कि आपका नीट का स्कोर क्या होगा। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको अपने सभी सब्जेक्ट्स को लेकर इस तरह इन महीनों में प्रिपेयर करना चाहिए। अपने सभी पेंडिंग चैप्टर्स और टॉपिक्स को कैलकुलेट करना है और उनको इन 4 महीने में वीकली और मंथली शेड्यूल और टाइम प्लानर बनाकर डिवाइड करना है कि आपको इस पूरे टाइम में, लेट्स से अगले 4 महीनों में, किस इंटेंसिटी से सिलेबस को कवर करना है। इसके बाद इंपॉर्टेंस, वेटेज और डिफिकल्टी के हिसाब से इन सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स को उन्हीं ऑर्डर में कवर करना है। और इस चीज का ध्यान रखना है कि आप तीनों सब्जेक्ट्स को साथ में लेकर चल रहे हो और कभी भी कोई एक सब्जेक्ट बाकियों से पीछे ना रहे। अगली चीज ये ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो पहले तो आप उसे अप्रोप्रिएट डेप्थ से पढ़ो, इस तरीके से कि जहां से भी आप पढ़ रहे हो आपको प्रॉपरली कंसेप्ट समझ आ रहे हो। उसके बाद आपको उस सब्जेक्ट में नीट के लिए अप्रोप्रिएट और अच्छी क्वालिटी की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है और उसके बाद आगे चलकर कभी उस चैप्टर को रिवाइज भी करना है, क्योंकि रिवीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में ये चीज भी जरूरी है कि आप सिलेबस को कवर करते करते इसके साथ साथ उस चैप्टर के अकॉर्डिंग रेलेवेंट पीवाईक्यूज, अप्रोप्रिएट डिटेल और क्वांटिटी और डेप्थ में कवर करें, ताकि आपको उस चैप्टर के रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में आइडिया लग जाए। पीवाईक्यूज से आपके मॉक टेस्ट में और अल्टीमेटली आपके फाइनल नीट एग्जाम में आपकी सबसे ज्यादा हेल्प और इंप्रूवमेंट होगी। और यहाँ पर बात आती है हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर्स की, ओसवाल बुक्स। इनकी NTA 37 इयर्स नीट यूजी पीवाईक्यू बुक आपके लिए काफी बढ़िया चॉइस है। ये बुक 100% अपडेटेड है विद फुली सॉल्व्ड नीट 2024 में पेपर, एक्सटेंसिव चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज और 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स, रिवीजन नोट्स, माइंड मैप्स, न्यूमोनिक्स और अपेंडिक्स जैसे यूनिक फीचर्स के साथ आपका क्रिस्प रैपिड रिवीजन भी हो जाएगा। आपके लिए नीट अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए एग्जाम इनसाइट्स और टॉपर टिप्स भी हैं। चैप्टर वाइज नीट ट्रेंड एनालिसिस 2014 से लेकर 2024 तक तो है ही, साथ में नीट के सभी क्वेश्चंस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस और सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। तो अगर आप इस बुक को लेने में इंटरेस्टेड हैं आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको साथ में सभी बुक्स पे अप टू 30% डिस्काउंट भी मिल जाए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पहला लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट करो। अब बाकी वीडियो पे वापस आते हैं। ठीक है, तो इन सभी सब्जेक्ट्स में आप इन 4 महीनों में अपना सिलेबस तो अप्रोप्रिएटली कवर कर लोगे, लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि आप ये सोचोगे कि पहले मैं आराम से सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ उसके बाद मॉक टेस्ट देना शुरू करूंगा। ऐसे आपको अपनी मिस्टेक्स टाइम पर कभी पता नहीं चल पाएगी और ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। इसीलिए आज से ही मॉक टेस्ट में
रेगुलर होना शुरू कर दो, चाहे जो भी फ्रीक्वेंसी हो, और फिर अब नीट एग्जाम तक आपको मॉक टेस्ट में रेगुलर होना ही पड़ेगा। और ये जरूर ध्यान रखना है कि आप नीट 2025 के फॉर्मेट और पैटर्न के हिसाब से ही सभी मॉक टेस्ट दे रहे हो, चाहे फिर वो सिलेबस कोई भी हो जो आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। आप वीक में एक मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं या 2 वीक्स में एक मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। जिस चीज में आप कंफर्टेबल हैं वही करें। ये चीजें मैटर नहीं करती, लेकिन ये जरूर मैटर करती कि अगर आप अपने मॉक टेस्ट में कम स्कोर कर भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इस चीज का ध्यान जरूर रखना है कि जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो धीरे धीरे आपका मॉक टेस्ट का स्कोर इंप्रूव होना चाहिए, ताकि नीट आने तक आप अपने डिजायर्ड स्कोर को अचीव कर सके। लेकिन अब ये मार्क्स में इंक्रीज होगा कैसे? वो ऐसे कि आप हर मॉक टेस्ट के बाद उसका स्कोर चेक करके अपने मॉक टेस्ट की गलतियों का प्रॉपर एनालिसिस करोगे, ताकि आपके वीक और टोटली मिस्ड कंसेप्ट फिर से रिवाइज हो, उन्हें आप फिर से पढ़ो और वैसी गलतियां आप फिर से रिपीट ना करो, चाहे उन कंसेप्ट पे किसी भी तरीके के क्वेश्चंस आए। इसीलिए ये ध्यान में रखने की बात है कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना टेस्ट देने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी तक बताए गए शेड्यूल से अगले 4 महीने में आप अपने तीनों सब्जेक्ट्स के सिलेबस को कवर करोगे, रेगुलरली मॉक टेस्ट दोगे, उसका एनालिसिस करोगे और अपने वीक कंसेप्ट्स को कवर करोगे, ताकि आपके मार्क्स ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो। अब इसके साथ साथ इन 4 महीनों में आपको अपने प्रीवियसली पढ़े हुए टॉपिक्स को रिवाइज भी करना है। इसमें 2 तरीके हैं। एक तो जब आप अपने मॉक टेस्ट के सिलेबस को प्रिपेयर करोगे, उसमें ऑलरेडी कुछ ऐसे चैप्टर्स आ जाएंगे जो आपको रिवाइज करने थे, तो मॉक टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना जरूरी है। दूसरा ये कि संडे को मॉक टेस्ट देने के बाद कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकालकर आप पुराने भूले हुए टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो और उन्हें कवर कर सकते हो। ये करना अभी आपको जरूरी तो नहीं लगेगा, लेकिन इसको करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, जो आपको बाद में रियलाइज होगा। इसके अलावा पढ़ने तो सभी सब्जेक्ट्स है, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स की अप्रोच थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, और उन सब चीजों को पढ़ने के लिए ये चीजें ध्यान में रखना जरूरी है। पहला, बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स में कंसेप्ट बनाना तो जरूरी है और चीजें समझना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अल्टीमेटली ये मैटर करता है कि आपने एनसीईआरटी को कितने अच्छे से समझा है और याद रखा हुआ है। इसीलिए एनसीईआरटी को कंप्लीटली पी जाने पे इन 2 सब्जेक्ट्स में फोकस करने की जरूरत है। दूसरा, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में ये मैटर करता है कि आपके कंसेप्ट्स कितने स्ट्रांग है और फिर आपने कितनी ज्यादा क्वांटिटी और कितनी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं जो नीट के लिए रेलेवेंट है। लेकिन ये चीज पर तो ध्यान देना ही है, लेकिन इसके बाद अगर फिर भी आपके पास टाइम बचता है तो आप इन सब्जेक्ट्स में भी एनसीईआरटी अच्छे से समझ सकते हो और याद भी कर सकते हो। आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तीसरा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिटरली इन सभी सब्जेक्ट्स का मिक्सचर है, इसलिए इसमें हर एक चीज करना इंपॉर्टेंट। पहले आपको कंसेप्ट समझने हैं, उसके बाद आपको अप्रोप्रिएट और डिटेल्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद एनसीईआरटी को भी अच्छे से याद रखना है। तो इसीलिए ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, और इस मामले में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है। लेकिन ये सुनकर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार अगर आप अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मेहनत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर लेते हो तो उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। इसीलिए कोई डरने की बात नहीं है। चल, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपने इन 4 महीनों में अच्छे से ये सारा शेड्यूल फॉलो किया। अब आपके पास अप्रैल का 1 महीना बचा है, उसके बाद आपका नीट एग्जाम। तो इस 1 महीने में क्या डिफरेंट करना है? पहले तो आपको अपने टेस्ट देने की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, क्योंकि उससे आपका मैक्सिमम इंप्रूवमेंट होगा। बेस्ट रहेगा कि या तो आप हर दिन एक टेस्ट, वरना हर 2 दिन में एक टेस्ट दो। लेकिन अगर आपके लिए शेड्यूल हेक्टिक हो रहा है तो आप हफ्ते में 2 टेस्ट भी दे सकते हो, क्योंकि ओवरऑल आपके मॉक टेस्ट स्कोर को इंक्रीज करना ही मेन मकसद है, और उसी पे आपको मैक्सिमम फोकस करना। अगली ये चीज कि अब आपको रिवीजन पे पहले से काफी ज्यादा ध्यान दें। आपको ये चीज ट्राई करनी है कि आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें रिवाइज कर पाओ, और मैक्सिमम डाटा समझकर आप रिटेन कर पाओ लंबे से लंबे टाइम के। लेकिन इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपकी तैयारी अच्छी होगी तो अप्रैल आने तक आप खुद ये करने के एफिशिएंट तरीके सीख जाओगे। बस यही है वो सभी चीजें जो आपको नीट 2025 एग्जाम को अच्छे से क्रैक करने के लिए चाहिए। इसमें कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, सीक्रेट बस आपकी पढ़ाई और मेहनत में है। इसीलिए जाओ और दिन रात पढ़ने लग जाओ, क्योंकि ये 5 महीने फिर से वापस कभी नहीं आने वाले। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। What just happened? Yeah, honey, yeah.